सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लाया गया? 1951 में। और कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा? 1956 तक एग्जिस्टेंस में रहेगा, 5 साल तक एग्जिस्टेंस में रहेगा। 1951 से लेके 56 के बीच में फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्जिस्टेंस में रहेगा। इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हमने जो ग्रोथ टारगेट की थी, जो ग्रोथ हम अचीव करना चाहते थे, वो कितनी थी? 2.1%। लेकिन एक्चुअल में इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हमने जो ग्रोथ अचीव की वो कितनी रही? 3.6%। टारगेटेड ग्रोथ कितनी थी? 2.1%। एक्चुअल में हमने कितनी ग्रोथ अचीव की? 3.6%। मतलब ग्रोथ के मामले में इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हमने बेटर परफॉर्म किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस मॉडल को अडॉप्ट किया गया था? अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हैरेट-डॉमर मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। ये हैरेट-डॉमर मॉडल क्या है, इसके बारे में अपन ने ढंग से बातचीत की है, होपफुली आपको याद होगी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान किस मॉडल को अडॉप्ट किया गया था, या ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो किस मॉडल पर बेस्ड था? हैरेट-डॉमर मॉडल पर बेस्ड था। इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के मेन आर्किटेक्ट कौन थे? एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था के.एन. राज। के.एन. राज जो है वो मेन आर्किटेक्ट थे इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के। दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था? हैरेट-डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। दूसरा, इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के मेन आर्किटेक्ट कौन थे? के.एन. राज इसके मेन आर्किटेक्ट थे। जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान जो मेन फोकस था वो किस पे था? एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के ऊपर। अल्टीमेटली सरकार ये चाहती थी कि हम फूड सिक्योरिटी को अचीव करें, तो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान मेन फोकस किस चीज पे था? एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के ऊपर मेन फोकस था। इरिगेशन की फैसिलिटीज को इंप्रूव किया गया, जैसे बहुत सारे मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए गए, बड़े बड़े, भाखरा नांगल, दामोदर वैली, हीराकुंड, ये सारे मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान डेवलप किए गए। रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया, प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर किया गया। इनफैक्ट इस पूरे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान जो प्राइसेस हैं वो सिर्फ 13% से इंक्रीज होंगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगी। प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस किया गया और साथ ही साथ पावर और ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए भी कामकाज किया गया। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये किस मॉडल पे बेस्ड था? हैरेट-डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। इसके मेन आर्किटेक्ट कौन थे? के.एन. राज इसके मेन आर्किटेक्ट थे। और जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान फोकस किस चीज के ऊपर था? एग्रीकल्चर को डेवलप करने के ऊपर, और इसी के तहत इरिगेशन को इंप्रूव किया गया। कई सारे मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जैसे भाखरा नांगल, जैसे दामोदर वैली, जैसे हीराकुंड। रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया, प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर किया गया और पावर एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डेवलप करने के लिए कामकाज किया गया। इन्हीं पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए वेरियस पॉलिसीज, वेरियस प्रोग्राम्स लाए गए, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1952 में। रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया कब? 1952 में। नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग को लॉन्च किया गया 1952 में। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट लाया गया 1951 में। ईस्टेट ड्यूटी, जो प्रॉपर्टी के ऊपर लगाई जाती है, ईस्टेट ड्यूटी, उसको इंट्रोड्यूस किया गया 1953 में। विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमेटी, जिसको करवे कमेटी भी बुलाया जाता है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1952 में। विलेज और जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसके लिए इस कमेटी को बनाया गया था। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया, जिसको ड्राफ्ट किया गया था 1955 में और जो कि अल्टीमेटली पास हो जाएगा 1956 में। आप देख सकते हो कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उन सब का एजेंडा क्या है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। उन सब का एजेंडा क्या है कि हमें रूरल एरियाज को डेवलप करना है। और ग्रोथ क्या दिखा रही है कि इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हमने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। अगर स्टैटिक्स की बात करें तो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हमारे कंट्री ने जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है उसको लगभग 20% से इंक्रीज किया। तो ओवरऑल इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया और एग्रीकल्चर को डेवलप करने के मामले में हमने अच्छा परफॉर्म भी किया, हमने अच्छी चीज़ों को अचीव भी किया। और जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी हमारी कंट्री में वो भी ठीक ठाक तौर पे ग्रो कर रही थी इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान।
सरकार को लगा कि यार फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हमने अच्छा काम किया है, एग्रीकल्चर ने थोड़ा सा रिदम पकड़ लिया है, अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। और इस बैकड्रॉप में आया सेकंड 5 ईयर प्लान। कब आया? 1956 में। कब तक रहेगा? 1961 तक रहेगा। और ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, इस सेकंड 5 ईयर प्लान में नेहरू मैलिनोविस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया, या ये कहें कि नेहरू मैलिनोविस मॉडल को अडॉप्ट किया गया। बेसिकली पीसी मैलिनोविस, जो कि इस प्लान के मेन आर्किटेक्ट भी थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों का आइडिया ये था कि देखो एग्रीकल्चर तो बढ़िया डेवलप हो रहा है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान पूरा फोकस हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर था। अब जरूरत है कि हमें इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए, बिकॉज अगर इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी तो कंट्री ट्रू पोटेंशियल पे ग्रो नहीं कर सकती है। तो इस सेकंड 5 ईयर प्लान को लाया गया। अच्छा, सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान टारगेटेड ग्रोथ कितनी थी? 4.5%। एक्चुअल में जो ग्रोथ हमने अचीव की वो कितनी रही? 4.27%। मतलब जितना हम टारगेट कर रहे थे उतना हम अचीव नहीं कर पाए। लेकिन समझो बात को कि 2.1%, पहले जो 5 ईयर प्लान आया, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें टारगेटेड ग्रोथ 2.1% थी। एक्चुअल में हमने ग्रोथ कितनी अचीव की? 3.6%। तो अब जो बेस है वो 3.6% है। अब इस 3.6% से हम चाह रहे थे सेकंड 5 ईयर प्लान में कि हमारी टारगेटेड ग्रोथ रहे 4.5%। हम पहुंच कहां तक पाए? 4.27% तक पाए। अच्छा, नेहरू मैलिनोविस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया, और नेहरू मैलिनोविस स्ट्रेटजी के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। ये बात करती है कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करना है, हमें कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है। तो इस सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान पूरा फोकस किस पे था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर पूरा फोकस था। हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के ऊपर पूरा फोकस था। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को लगाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा इस सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान। और आइडिया क्या था? ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, हैवी इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं इस सेकंड 5 ईयर प्लान में। आइडिया क्या था? आइडिया था कि ट्रिकल डाउन अप्रोच होगी। बेसिकली जो जानकार लोग थे उनका ये मानना था कि देखो हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी, बिकॉज इंडस्ट्रीज लगेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। और जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो यही जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे नीचे लेवल्स तक, गांव के लेवल तक पर्कुलेट कर जाएगी, पहुंच जाएगी, और फिर धीरे धीरे ओवरऑल कंट्री हमारी ग्रो करेगी। ये जो सबसे टॉप लेवल से नीचे तक ग्रोथ जा रही है, पर्कुलेट कर रही है, इसी आइडिया को अपन बोलते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच। कि आपने इंडस्ट्रीज लगाई, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यही धीरे धीरे विलेजेस तक पहुंचेगी, सबसे नीचे लेवल तक पहुंचेगी। इसी को बोलते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच। तो ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, इसके दौरान आइडिया ये था कि हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे और अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन अप्रोच के थ्रू यही ग्रोथ जो है वो विलेजेस तक पहुंच जाएगी, वो लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंच जाएगी, और ओवरऑल हमारी कंट्री ग्रो करेगी। आइडिया बहुत बेहतरीन था, आइडिया में कोई कमी नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हम फोकस कर रहे थे। लेकिन इसी सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी भी एग्जिस्टेंस में आ गई। और ये इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी क्या है? बहुत सिंपल तौर पे इस पॉलिसी के तहत सरकार क्या कहने की कोशिश कर रही थी कि देखो, जिन भी चीजों को कंट्री में प्रोड्यूस किया जा सकता है उनको कंट्री में ही प्रोड्यूस करो, उनको बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये तो बहुत अच्छी बात है। सरकार क्या कह रही है कि जो भी चीजें कंट्री में प्रोड्यूस की जा सकती हैं उन चीजों को कंट्री में ही प्रोड्यूस करो, उनको बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सरकार एक्सपोर्ट्स के प्रति पेसिमिस्ट है। सरकार एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई भी कामकाज नहीं कर रही है। सरकार एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं ले रही है। हालांकि सरकार इतना तो कह रही है कि जिन भी चीज़ों को कंट्री में प्रोड्यूस किया जा सकता है उनको कंट्री में ही प्रोड्यूस करो, उनको बाहर से इंपोर्ट मत करो। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सरकार कोई भी कामकाज नहीं कर रही है। अब सोचो, सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान का मेन फोकस है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सरकार नए नए हैवी इंडस्ट्रीज को लगाना चाह रही है, नए नए हैवी इंडस्ट्रीज को लगाया भी जाएगा। इन इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मशीनरी की ज़रूरत होती है, इन इंडस्ट्रीज में और बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है,
और उतना हम डेवलप्ड नहीं थे कि इतना सारी चीजों को प्रोड्यूस कर ले खुद से, तो इंपोर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। इस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते खूब सारे इंपोर्ट्स किए गए, बिकॉज जरूरत की चीजें बहुत ज्यादा थी। एक तरफ इंपोर्ट्स हमारे खूब सारे हो रहे थे और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कोई भी स्टेप लिए नहीं थे, तो एक्सपोर्ट्स हमारे ग्रो नहीं कर रहे थे और इसकी वजह से हमें फेस करने पड़े बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। पहली बार हमारे कंट्री ने, हमारी सरकार ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस किया इस सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान। देखो, आइडिया बहुत अच्छा था इस सेकंड 5 ईयर प्लान का। सरकार का आइडिया था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज लगाएंगे, और सरकार क्या सोच रही थी कि ट्रिकल डाउन अप्रोच होगी, इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो अल्टीमेटली ये जो ग्रोथ है वो सबसे नीचे वाले तबके तक पहुंच जाएगी, वो गांव तक पहुंच जाएगी। आइडिया बिल्कुल ठीक था। इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी ये भी ठीक थी। सरकार कह रही थी कि भाई जो चीजें घर में प्रोड्यूस की जा सकती हैं उनको घर में प्रोड्यूस करो, उनको बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए। अब आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, आपको कंट्री को आगे बढ़ाना है और सारी चीजें आप घर में प्रोड्यूस कर नहीं सकते हो, तो इंपोर्ट्स तो आप करोगे ही। इंपोर्ट्स हमने खूब सारे किए, लेकिन एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कोई भी कामकाज नहीं किया, तो एक्सपोर्ट्स हमारे ग्रो हुए नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमें फेस करने को पड़े। इस सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान इनफैक्ट जो प्राइजेस थी वो अबाउट 30% से इंक्रीज हो जाएंगी, जो कि अपने आप में सब्सटेंशियल इंक्रीज था। मतलब स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत क्रैक्स दिखने लग गए इकोनॉमी में, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हम फेस कर रहे हैं और थोड़ा बहुत जो प्राइसेस में इंक्रीज है वो भी देखने को मिल रहा है। इस सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान जैसा कि हमने कहा कि हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस था, तो स्टील प्लांट्स लगाए गए, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया, भिलाई में स्टील प्लांट लगाया गया, राउरकेला में स्टील प्लांट लगाया गया। ये जो दुर्गापुर वाला स्टील प्लांट था ये लगाया गया ब्रिटेन की मदद से, भिलाई वाला जो स्टील प्लांट था ये लगाया गया रशिया की मदद से, और राउरकेला वाला जो स्टील प्लांट था ये लगाया गया जर्मनी की मदद से। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे कंट्री में पहली एफडीआई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। ब्रिटेन ने मदद की, ब्रिटेन के कोलैबोरेशन में हमने लगाया दुर्गापुर स्टील प्लांट को, रशिया की मदद से हमने लगाया भिलाई स्टील प्लांट को, और जर्मनी की मदद से हमने लगाया राउरकेला स्टील प्लांट को। इसी सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को लाया गया 1956 में, गिफ्ट टैक्स एक्ट को लाया गया 1958 में, जो गिफ्ट्स का एक्सचेंज किया जाता है उसके ऊपर टैक्स लगाने के लिए एक्ट लाया गया 1958 में। LIC को फॉर्म किया गया 1956 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। PL 480 एग्रीमेंट हमने साइन कर लिया यूएस के साथ में, एक पब्लिक लॉ था यूएस का 480, PL 480, उस एग्रीमेंट को हमने साइन कर लिया यूएस के साथ में इस सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो किस मॉडल पे बेस्ड था? हैरेड डॉमर मॉडल पे। दूसरा, मेन आर्किटेक्ट कौन थे? KN राज मेन आर्किटेक्ट थे। तीसरा, फोकस किस चीज पे था? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे फोकस था। और अचीवमेंट क्या रहा कि हमने इस फेज के दौरान ये कहें कि इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान अच्छी खासी ग्रोथ अचीव की, टारगेट से ज्यादा अचीव की। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी देखने को मिला। एग्रीकल्चर में जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो नियरली 20% से इंक्रीज हुआ। तो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हमने बेहतर परफॉर्म किया। फिर आया सेकंड 5 ईयर प्लान, इसमें भी 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो किस मॉडल पे या किस स्ट्रेटेजी पे बेस्ड था? नेहरू महलनोबिस स्ट्रेटेजी। और मेन आर्किटेक्ट कौन थे? PC महलनोबिस। PC महलनोबिस इस सेकंड 5 ईयर प्लान के मेन आर्किटेक्ट थे। और इसका आइडिया बड़ा सुंदर था कि हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हम हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे। और सोच क्या थी कि ये जो ग्रोथ है, हैवी इंडस्ट्रीज वाली ग्रोथ, वो ट्रिकल डाउन अप्रोच के थ्रू विलेजेस तक पहुंचेगी। इसी फेज के दौरान बातचीत हुई इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी की, कि जिन चीजों को आप कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हो उनको कंट्री में ही प्रोड्यूस करो, उनको बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कि सरकार ने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई भी कामकाज नहीं किया था, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करने को मिले। हालांकि जो सोचा था उस सोच के हिसाब से काम किया गया,
जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, ये स्टील प्लांट्स लगाए गए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को लाया गया 1956 में। LIC को फॉर्म किया गया 1956 में। और PL 480 एग्रीमेंट हमने यूएस के साथ में साइन कर लिया था। इस हल्के फुल्के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बैकड्रॉप में आएगा थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में हम बात करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, थर्ड 5 ईयर प्लान कब लाया गया? 1961 में। कब तक रहेगा? 1966 तक। और थर्ड 5 ईयर प्लान किस बैकड्रॉप में आया है कि थोड़े थोड़े बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। किस बैकड्रॉप में आया है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारी जो ग्रोथ थी वो बेटर थी, एग्रीकल्चर ने बेटर परफॉर्म किया था। इंडस्ट्रीज के मामले में इस सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए थे और थोड़े थोड़े बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले क्राइसिस तो दिख ही रहे थे। तो इस बैकड्रॉप में 1961 में लाया गया थर्ड 5 ईयर प्लान को। इस थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान हमने जो टारगेट की ग्रोथ वो कितनी थी? 5.6%। और एक्चुअल में हम सिर्फ कितनी ग्रोथ अचीव कर पाएंगे? 2.84%। देखो, आइडिया ये था सरकार के दिमाग में कि अब तो इंडियन इकोनॉमी टेक ऑफ कर गई है, अब तो बस हमें रिफॉर्म्स करने हैं, चीजों को आगे बढ़ाना है और बस फिर तो हम उड़ जाएंगे। तो मेन एम था इस थर्ड 5 ईयर प्लान का कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। आइडिया बड़ा अच्छा था कि हमें इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। और इस थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान फोकस किस चीज पे था कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे ही, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकंड 5 ईयर प्लान से शुरू हुआ था उसको और आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना है। ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान एग्रीकल्चर को हमने पूरी तरीके से छोड़ दिया था, मिस कर दिया था, उसको वापस से इंटीग्रेट किया गया। और क्या कहा गया थर्ड 5 ईयर प्लान में कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ हमें फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन पे भी ध्यान देना है। एग्रीकल्चर को एक बार फिर से प्रायोरिटी बनाया गया बिकॉज सरकार को ये समझ में आ गया था कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, अगर एग्रीकल्चर पीछे छूट जाएगा तो बाकी चीज़ों को हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर को एक बार फिर से पिक्चर में लाया गया। आइडिया बड़ा अच्छा था, लेकिन इस थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो भी हमने सोचा था वो एकदम से पूरे तरीके से फेल हो जाएगा। जैसे 1962 में चाइना के साथ वॉर, 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर, और ये दोनों ही कंट्रीज़, इनके साथ में वॉर, इनके साथ में झगड़ा हमारे लिए हमेशा ही नुकसानदायक रहता है बिकॉज पाकिस्तान का तो अपना तो कुछ है नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आज है कल हो ना हो कोई पता नहीं। चाइना में डिक्टेटरशिप है, वहाँ वैसे लोगों को कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो घाटा अल्टीमेटली हमें ही होता है। और वो घाटा हमें इस थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान भी देखने को मिला। और फिर इससे थोड़ा बहुत बचे थे तो 1965-66 में सीवियर ड्राउट्स फेस करने को मिले। मतलब फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली यहाँ से स्थिति खराब हो गई इन वॉर्स की वजह से, और जो एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत बच सकता था वो इन ड्राउट्स की वजह से खराब हो जाएगा। ओवरऑल ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान है इसके दौरान हमारी कंट्री में एक बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाएगी इकोनॉमिक मामले से। इकोनॉमिकली हम बहुत ही पीछे चले जाएंगे। इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए इंडिया ने IMF से बोरो किया, IMF से बोरो किया, लोन लिया, और पहली बार रुपी को डीवैल्यू किया गया। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी क्या होता है इसके बारे में हमने बातचीत की थी इससे पिछले वाले सेशन में ही। मतलब आपको दिख रहा है स्थिति ये है कि हम क्राइसिस में आने वाले हैं। इंडिया बीइंग अ एग्रीकल्चरल कंट्री फूड शॉर्टेज को फेस करेगी, खाने की, अनाज की कमी आएगी, और हम इतना मजबूर हो जाएंगे कि हमें यूएस से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, और यूएस भी हमें ह्यूमिलिएट करेगा। यूएस भी हमें लो क्वालिटी के ग्रेन्स देगा, पैसा लेगा, उस पैसे के बदले में खराब क्वालिटी के ग्रेन्स हमें प्रोवाइड करेगा। ये जो फूड एड है इसको पॉपुलरली बुलाया जाता है PL 480। क्या बुलाया जाता है? PL 480। बेसिकली यूएस में एक पब्लिक लॉ था 480, या फूड फॉर पीस एक्ट भी बुलाया जाता था इसको। और इसके तहत यूएस जो है, जो भी उसके पास में एक्स्ट्रा हुआ करता था एग्रीकल्चर के मामले में, उसको प्रोवाइड कर देता था ऐसी कंट्रीज को जिनको उसकी ज़रूरत होती थी।
हमसे पैसे भी लिए और पैसे लेने के बावजूद यूएस की गवर्नमेंट ने हमें बेहद लो क्वालिटी का ग्रेन, खराब क्वालिटी का ग्रेन प्रोवाइड किया। सोचो एग्रीकल्चरल कंट्री है, उसके बावजूद फूड की शॉर्टेज, कितना बड़ा धक्का था हमारे लिए। लेकिन हाँ, स्थिति तो खराब थी, लेकिन कुछ चीज़ें की गई, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया 1965 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964। ये आरबीआई के सब्सिडरी के तौर पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। इंडस्ट्रीज को जो भी पैसे वैसे की ज़रूरत होती थी उसके लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया आनंद, गुजरात में। कहाँ, कब? 1965 में। सेंट्रल शीप एंड बुल रिसर्च इंस्टीट्यूट को अविका नगर, राजस्थान में स्टैब्लिश किया गया। कब? 1962 में। इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई 1964 में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई 1963 में। एक तरीके से इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड था, ये पहला म्यूचुअल फंड था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, ये 2 लोगों के मॉडल पे बेस्ड था, जॉन सैंडी एंड सुखमोय चक्रवर्ती मॉडल। बेसिकली ये दोनों इकोनॉमिस्ट थे, इनका एक बेसिक सा मॉडल था, उस मॉडल पे ये थर्ड 5 ईयर प्लान बेस्ड था। इस थर्ड 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना भी बुलाया जाता है। गडगिल साहब जो है वो प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, तो उनके नाम पे इसको गडगिल योजना भी बुलाया जाता है। ये बेसिक सिंपल सी चीज़ है, ये दिमाग में रखना। इस थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान हमारी स्थिति खराब हो गई थी। इस स्थिति से निकलने के लिए हमने लोन भी ले लिया है, और स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि फिर अगले 2-3 साल तक 5 ईयर प्लान आएगा ही नहीं। फिर 3 एनुअल प्लान्स को लाया गया। उन प्लान्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। चीज़ें बहुत ईजी हैं। देखो, मोटा मोटा आपको चीज़ें याद रखनी है। एक तो बेसिक आपको याद रखना ही है कि भैया फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। ये जो पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स हैं, इनमें से 1-2 याद रह जाए तो याद रखो। अगर नहीं भी रहता है तो उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ही करना है सेकंड 5 ईयर प्लान में कि ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको तो याद रखो। बाकी ये जो पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स हैं, ये कौन कौन से लाए गए, कब लाए गए, इनमें से 1-2 याद रह जाए एग्जाम्पल के तौर पे तो उसको याद रख लो। बट हाँ, यूपीएससी है, जितना ज़्यादा याद आपको रहे उतना ज़्यादा बेहतर है। बट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर देखोगे तो ऐसा है कि कुछ चीज़ों को आप छोड़ सकते हो, तो अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपकी याद रखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो सबको याद रखो, फिर तो मुबारक है। बट अगर ऐसा है कि नहीं साहब उतना ही है, तो फिर जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो, जो चीज़ें उतना ज़रूरी नहीं है उनको आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।